हर चुनावी लड़ाई में मुद्दों की भूमिका सबसे बड़ी होती है, इसलिए भाजपा हिंदुत्व के पिच पर डटी है। तो अखिलेश जातीय जनगणना के मुद्दे पर आर पार का सुर अलाप रहे हैं, लेकिन मुद्दों की खोज अभी यही नहीं थमने वाली, क्योंकि अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति का एजेंडा तय करने निकले हैं और उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के सभी भाजपा विरोधी दलों को साझा मुद्दों की छतरी के नीचे जमा करना आसान नहीं। अखिलेश यादव इसके लिए जिस मुलायम मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3 दशक पहले काफी कारगर हुआ करता था। अब सवाल यह है कि क्या नए दौर में अखिलेश नेताजी के उस फॉर्मूले से कोई करिश्मा कर पाएंगे? लखनऊ से कोलकाता तक विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दों पर महामंथन कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत मुद्दे की अब तक की खोज जातीय जनगणना तक पहुंचकर ठहरी हुई है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जातीय जनगणना होगी। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर उतना जोर नहीं दे रही जिस तरह के तेवर समाजवादी पार्टी के हैं। अखिलेश यादव जिसे सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं उसे कांग्रेस तूल देती नहीं दिख रही, यानी सपा और कांग्रेस के बीच वैचारिक पेच फंस गया है। इसी वजह से यूपी के लड़के एक गठबंधन की छतरी के नीचे खड़े होने को फिलहाल तैयार नहीं दिखते। खुद कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल है तो एक क्षेत्र विशेष में है ना, बाकी 2-3 प्रदेश के बाद क्या हिंदुस्तान में जो और प्रदेश है वहां कौन है? कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, क्या बिना उसके कोई गठबंधन बन सकता है? तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, गठबंधन भाजपा के खिलाफ बने, हम इसका स्वागत करते हैं, पर वो केंद्र बिंदु कांग्रेस ही रहेगी, बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन बनेगा नहीं। यही नहीं, एक तरफ अखिलेश यादव के सामने अपने वोट बैंक समीकरण को इस कदर मजबूत करने की चुनौती है कि वो यूपी में भाजपा से लोहा ले सके, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को यूपी में मजबूत कंधे की तलाश है, क्योंकि अकेले दम पर चुनाव लड़ना जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिहाज से आसान नहीं लगता। बावजूद इसके पार्टी सपा को पहले अपना घर ठीक करने की नसीहत दे रही है। पहले अखिलेश यादव अपना घर तो ठीक करें, उत्तर प्रदेश को ठीक करें। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट जीत रहे हैं, मैनपुरी कैसे जीते हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। जो अपने परिवार को एकजुट रख पाएगा वो मैं समझता हूँ कि वो थर्ड फ्रंट या इस प्रदेश और देश की राजनीति नहीं कर पाएगा। उधर भाजपा को पता है कि विपक्षी खेमे के वोट जितने बंटेंगे उसे उतना ही फायदा होगा, इसलिए पार्टी के लिए विपक्षी दलों की आपस की तकरार खुश होने के मौके की तरह है। ये सियासी रणनीति के लिए भी मुफीद है। जिस तरह से आम जन में माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता हुई है, उनके आने के बाद देश में प्रदेश में सम्मान बढ़ा है। तो जिस तरह से लोकप्रियता हुई है और लोकप्रियता को देख करके मैं कह सकता हूँ कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, तो मैं कह सकता हूं कि ममता जी ने उसका समर्थन किया है। पहले उत्तर प्रदेश में 2 लड़के चले थे, फिर बुआ भतीजे चले थे, उस समय 50 सीट नहीं ले पाए थे। सवाल ये भी है कि कहीं समाजवादी पार्टी एक बड़ी रणनीति के तहत तो कांग्रेस पर इस कदर हमलावर नहीं, जिससे यूपी में चुनाव से ठीक पहले तक गठबंधन की सूरत बनने पर कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जा सके और अपने एजेंडे पर एक राष्ट्रीय पार्टी को यूपी में लड़ने पर मजबूर किया जा सके। अब सवाल है कि क्या ये मुमकिन है? इमेजिनेशन है ना भारत की, उस इमेजिनेशन में हमें लगता है कि राहुल जी आ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो कमंडलवादी जो लोग हैं, इनका लड़ाई हमेशा मंडलवादियों के सामने मंडलवादियों ने जीत हासिल करी है। तो समाजवादी ताकतें पूरे देश की, इंक्लूडिंग माननीय अखिलेश यादव जी, यही लोग हैं जो इस अधिनायकवादी सत्ता का पतन जो 2024 में कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा धर्मनिरपेक्षता के नारे का है। अतीत में भाजपा विरोधी दलों ने अपनी एकजुटता के लिए सेकुलरिज्म की छतरी बार बार तानी है, लेकिन इस बार इसके जिक्र से पहले अखिलेश जातीय जनगणना का मुद्दा ज्यादा आगे कर रहे हैं, तो राहुल धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर लगातार मुखर दिखे हैं। उधर अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है।
धार्मिक मामलों पर अब पार्टी ने मुखर होकर बोलने से बचने के संकेत दिए हैं। ये संदेश कोलकाता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आया है, जहां पिछले दिनों रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर जुबानी महाभारत का माहौल बनाने वाले पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। एक तरफ विपक्षी खेमे में धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा किनारे पड़ा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर जारी चर्चा में भाजपा नेता उमा भारती ने नहले पर दहला जड़ दिया है। उन्होंने तीनों नेताओं पर एक साथ हमला बोला है। और राहुल गांधी को क्या है कि वो कम्युनिस्टों की लोग उनका भाषण लिख देते हैं कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट जो है वो भारतीय एकता को मानते ही नहीं है, अखंड एक भारत को मानते नहीं है ना कम्युनिस्ट। तो इसलिए राहुल गांधी को कम्युनिस्टों की नकल छोड़नी चाहिए, थोड़ा संघ की शाखाओं में आना चाहिए, तो सब समझ में आ जाएगा, उनको ठीक से समझ में आ जाएगा। उमा भारती ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राहुल गांधी का भाषण कम्युनिस्ट लिखते हैं जो भारत की एकता को नहीं मानते। उमा ने कहा कि राहुल गांधी को संघ की शाखा में पहुंचकर देशभक्ति सीखनी चाहिए। राहुल गांधी पर ममता बनर्जी के तीखे तंज से सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ है, तो कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के इशारे पर यह बयान दिया है। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। साफ है कि कोलकाता से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक इस मुद्दे पर मचा घमासान फिलहाल थमने वाला नहीं दिखता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।